हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, सारे को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी थ्योरी हम लोग का नहीं छूटेगा, कोई भी पॉइंट हम लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। तो ये जो होता है ये एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या फिर अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, यानी खनिज क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। यानी खनिज से ही क्या होती है कि धातु की प्राप्ति होती है, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सब क्या है? खनिज के एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी जैसे हम लोग को याद है कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क क्या होता है कि जिसके धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट क्या है, हेमेटाइट क्या है, सब मतलब खनिज के एग्जाम्पल है, अयस्क के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे हमको बताया जा रहा है कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में, दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वो है धात्विक खनिज, जिसको मेटालिक मिनरल से बोलते हैं। इससे धातु की प्राप्ति की जाती है, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है, क्योंकि इससे धातु की प्राप्ति की जाती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति की जाती है, एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। हेमेटाइट की प्राप्ति की जाती है, यानी लोहा इससे प्राप्ति की जाती है, लोहा क्या है? धातु है। तो इसके दो वर्ग है। पहला वर्ग क्या हो गया? धात्विक खनिज। ठीक है, उसके बाद अधात्विक खनिज होता है। ठीक है, आगे पढ़ाया गया है इसका भी मतलब वर्ग किया है, यानी धात्विक खनिज का भी क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्ग है धात्विक, दूसरा है अधात्विक। तो धात्विक पढ़ लिए, लेकिन धात्विक का भी हमको कितने वर्ग पढ़ने हैं? दो वर्ग पढ़ने हैं। यानी धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं या फिर इनके भी दो वर्ग होते हैं। ठीक है, लौह धात्विक खनिज जैसे कि मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया। उसके बाद अलौह धात्विक खनिज, इसमें क्या होंगे? इसमें लौह के अंश सम्मिलित नहीं होते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, इसमें लौह तो नहीं होते हैं, यानी लौह के अंश भी नहीं होते हैं। लौह का कोई भी मतलब इसमें हल्का सा भी क्या होता है? हल्का फुल्का होता है, यानी थोड़ा बहुत मिक्स होता है, लेकिन पूरा लौह अयस्क इसमें नहीं होते, मिश्रित नहीं होते। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम होता है, तांबा से तांबा प्राप्त किया जाता है। तो ये सब क्या है? अलौह धात्विक खनिज है। ठीक है, यानी धात्विक खनिज का भी दो कैटेगरी है। तो सिंपल थ्योरी है, इसमें सिर्फ याद रखने की जरूरत है। ये तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दूसरा जो टाइप है, यानी दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या है? अधात्विक खनिज, जिसको नॉन मेटालिक मिनरल से बोलते हैं। तो ये जो है अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि हो गया जीवाश्म ईंधन, जिसे खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, यानी जीवाश्म ईंधन जो होते हैं। जिस अधात्विक खनिज कौन सा हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। ये पेट्रोलियम या फिर कोयला तो धातु नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? अधात्विक खनिज कहलाएंगे। यानी धातु के अलावा जितने सारे चीज पाई जाती है जमीन के अंदर, यानी ग्राउंड लेवल में, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? अधात्विक खनिज कहलाएंगे। या पृथ्वी के दबे प्राणी व पादप जीवन से प्राप्त जो भी चीज होते हैं वो क्या होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, दो वर्ग पर लिए, पहला धात्विक और अधात्विक। किसके आधार पर? रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, ये आधार जो ये जो कैटेगरी लिए, कौन सा बेस के आधार पर हम बांटे खनिज को दो वर्ग में? ये बेस के आधार पर, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है कि ईंधन खनिज, क्या कह रहा है? ईंधन खनिज, जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कोयला हो गया, ये सब क्या है? ईंधन खनिज है। उसके बाद अन्य अधात्विक खनिज, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, माइका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है? अन्य अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। ठीक है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब ये कि जिस खनिज की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होगी वो खनिज कम मात्रा में पाया जाएगा। यानी कोयला की, अगर कोयला अभी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कोयला की जो गुणवत्ता है वो कम है, जिसके कारण ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सोना ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सोना जो है उसकी गुणवत्ता ज्यादा है तो वो कम मात्रा में पाए जाएंगे। लेकिन कोयला की गुणवत्ता कम है तो वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सोना की गुणवत्ता क्या है? ज्यादा है तो वो कम मात्रा में पाए जाएंगे, मतलब उल्टा संबंध होता है। क्या होता है? जिसकी गुणवत्ता ज्यादा होगी वो कम मात्रा में पाए जाएंगे, जिसकी गुणवत्ता कम होगी वो ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिलोमी संबंध कहते हैं। ठीक है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी चीज हम यहाँ लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में खनिजों का वितरण, भारत में जो खनिज के वितरण है सभी जगह समान खनिज पाए जाते हैं या फिर सभी जगह वितरण इसका सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
जैसे कि झारखंड में ज्यादा से ज्यादा कोयला पाए जाते हैं, असम के डिगबोई में तेल पाए जाते हैं, यानी तेल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है भारत में सभी प्रकार के खनिज समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है। तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टलीय शैली में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग सोन, दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदियों के बीच यानी घाटियों में पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम हो गया, गुजरात तथा मुंबई के हाई यानी मुंबई है अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलौर से कानपुर जोड़ने वाली अधिकांश प्रमुख खनिज, ये देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या करना है कि अधिकांश प्रमुख खनिज जो है मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। वैसे भी पूरा थ्योरी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सारा थ्योरी को आपको याद रखना है। आपका अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, अगर आपका थ्योरी क्लियर है, थ्योरी अगर आपका मजबूती से पकड़ है थ्योरी में, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट करा, क्या करा, हम तो पढ़ लिए भारत में खनिजों का वितरण कहाँ क्या है नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में हम पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट करा कि भारत की खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। कितने पट्टी में, यानी भारत की जो खनिज है मुख्यतः कितने पट्टियों में, 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। पहला जो पट्टी है वह क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दूसरा जो पट्टी है वह क्या है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, और तीसरा जो पट्टी है वह क्या है, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। तीनों पट्टी का आपको नाम याद रखना है। यही तीनों पट्टी पर भारत की खनिज जो है मुख्यतः मतलब क्या है, सांद्रित है। ज्यादातर खनिज इसी तीनों पट्टी में इसी तीनों पट्टियों में वितरित है, ठीक है। तो पहला जो पट्टी है वह क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ठीक है। पहला पट्टी क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये जो पट्टी ये पट्टी राजस्थान में अरावली तथा गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवार क्रम की शैली से संबंध है, ठीक है। यहाँ की जो खनिज है वह क्या है, धारवार क्रम की शैलों से क्या है, शैलों से संबंध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। ये पट्टी का यानी उत्तर पश्चिमी प्रदेश का डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। डोलोमाइट जो वह क्या है, डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए क्या करते हैं, रॉ मेटल यानी कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है तथा यहाँ मुल्तानी मिट्टी का भी विस्तृत निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। तो आप सुने होंगे कि राजस्थानी टाइल्स यानी राजस्थानी को संगमरमर पत्थर, राजस्थानी मार्बल्स, ये आप सुने होंगे, ठीक है। क्योंकि राजस्थान जो यही चीज में काफी फेमस है, यही चीज में मतलब समृद्ध है पत्थरों के निर्माण में, यानी तरह तरह के पत्थर होते हैं, तरह तरह डिजाइन के पत्थर बनाए जाते हैं राजस्थान में। वो पत्थर क्या होते हैं, टाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज तैयार करने में राजस्थान मतलब आगे है, राजस्थान में ये सब चीज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालयी पट्टी के एक अन्य खनिज पट्टी है, यानी हिमालयी जो पट्टी है, हिमालयी पट्टी एक अन्य मतलब दूसरा खनिज पट्टी है जहां सीसा, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट और रंग रत्न पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में कि हिमालय पट्टी में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। अन्य खनिज कौन कौन सा, सीसा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब कोबाल्ट हो गया, रत्न रंग हो गया, रंग रत्न हो गया, ये सब हिमालय पट्टी में पाए जाते हैं। ये पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में तेल का निक्षेप है, यानी असम घाटी डिगबोई की बात की जाए तो असम घाटी में क्या है कि तेल का निक्षेप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब उत्तर पश्चिमी प्रदेश के बारे में, नहीं उत्तर पश्चिमी पेटी जो इसके बारे में ये शॉर्ट एक दिन जानकारी हो गया, ठीक है। अब क्या है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर झारखंड में आता है, ओडिशा के पठार यानी ओडिशा के पठार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं, ठीक है। यानी 4 स्टेट, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ हो गया, इसके कुछ चारों स्टेट के कुछ भाग मिलकर, किसी का ज्यादा किसी का कम, ये चारों स्टेट के भाग मिलकर क्या करते हैं, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश का जो पट्टी है उसका निर्माण करते हैं। ये चारों स्टेट में आते हैं ये पट्टी, ठीक है। अगला जो है वो क्या है कि दक्षिण पश्चिमी यानी दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश या पठार प्रदेश। तो यह पट्टी कर्नाटक, गोवा और संपश्चिमी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। ये जो तीसरा जो पट्टी है वो क्या है, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश या फिर पठार प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है ये पट्टी लौह धातु तथा बॉक्साइट
बॉक्साइट में पर समृद्ध है, मतलब लौह धातु और बॉक्साइट यहाँ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें अच्छे गुणवत्ता वाले लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश वाला पट्टी में। ठीक है, केरल में मोनाजाइट, थोरियम तथा बॉक्साइट कले के निक्षेप है। गोवा में लौह अयस्क का निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा पट्टी हो गया। 3 पट्टी था, मतलब भारत की खनिज जो है मुख्यतः कितने पट्टी में विस्तृत है? 3 पट्टी में सांद्रित है। पहला पट्टी हम पढ़ लिए, सेकंड पट्टी हम पढ़ लिए। सेकंड पट्टी का नाम क्या है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरा पट्टी का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट हमको क्या करा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लौह अयस्क के बारे में हमको बताया जा रहा है। ठीक है, यानी आयरन ओर। तो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर मात्रा संसाधन है, यानी प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। लौह अयस्क ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये क्या है? प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है। क्या है? एशिया के विशालतम, एशिया अगर महादेश की बात की जाए तो यहाँ क्या है? लौह अयस्क मात्रा में ज्यादा है। ठीक है, तो भारत में इस अयस्क को 2 प्रमुख प्रकार मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पाए जाते हैं। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि भारत में अयस्क के कितने प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पाए जाते हैं। तो इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में मांग है, यानी इसकी गुणवत्ता जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो गुण है बहुत अच्छा क्वालिटी का, जिसके कारण इसका डिमांड पूरे विश्व में है, पूरा दुनिया में है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% कितना, यानी 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी 95%। अब ये देखिए, पहला स्टेट ओडिशा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब यही क्या है, यही 7 स्टेट को मिलाकर के लगभग 95% जो भंडार है कुल लौह अयस्क का, ये अपने आप में ही आरक्षित कर लेते हैं। बाकी कितना स्टेट बच गए? वो सारे स्टेट में आते हैं 5%। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा तथा रत्नगिरी जिले, तमिलनाडु के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुरुनूल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले और लौह अयस्क उत्पादन के रूप में उभरा है। यानी ये जो है महाराष्ट्र के कुछ जिले हो गए, तमिलनाडु के कुछ जिले हो गए, आंध्र प्रदेश के जिले हो गए, ये सब क्या है कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि लौह अयस्क उत्पादक के रूप में उभरा है। ठीक है, तो लौह अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आगे पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज जो है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए, मैग्नीज जो है एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, रॉ मेटल है। यानी लौह अयस्क जो है उसका प्रगलन, स्मेल्टिंग अगर किया जाए तो मैग्नीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नीज एक क्या है? महत्वपूर्ण कच्चा माल है लौह अयस्क का प्रगलन करने के लिए, यानी मेल्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग लौह मिश्रण धातु तथा विनिर्माण में भी किया जाता है मैग्नीज का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक देश है। यहां आपको यह चीज याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि कौन मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है। तो ओडिशा जो है क्या है? मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ओडिशा के मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग, सुंदरगढ़, गंगापुर, बोनाई, कालाडी तथा बोलनगिर में आता है। ठीक है, यानी बोलनगिर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महाराष्ट्र के नागपुर, रत्नगिरी तथा भंडारा जिलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कौन सा स्टेट में, कौन सा मतलब जगह में? नागपुर हो गया, रत्नगिरी हो गया, उसके बाद भंडारा हो गया, ये तीनों जिलों में क्या होता है कि मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र राज्य में। बॉक्साइट को छोड़कर, किसको? यानी एल्यूमिनियम जिससे प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से, अगर इसको छोड़ के बात की जाए, यानी बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों, यानी अलौह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति क्या है? निम्न है। ठीक है, मैग्नीज के बारे में पढ़ ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉक्साइट, यानी एल्यूमिनियम जिससे प्राप्त की जाती है। तो बॉक्साइट अयस्क में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। सही बात है, ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। Al2O3 कैसे किया जाता है, मतलब इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यह मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाए जाते हैं। कौन? बॉक्साइट और लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। ठीक है, यह बॉक्साइट का संबंध कौन सा चट्टान से होता है? लेटराइट संबंध, यानी लेटराइट जो प्रकार होते हैं चट्टान के, इसी में मतलब ये होते हैं, बॉक्साइट का निक्षेपण पाया जाता है। तो ओडिशा बॉक्साइट का मतलब सबसे उत्पादक, यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहां से ये चीज आपको याद रखना है कि ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड हो गया,
यानी झारखंड में लोहरदगा जिले के पेंटलेट्स में बॉक्साइट के समृद्ध निक्षेप है। यानी झारखंड की अगर बात की जाए तो कौन सा जिले में, यानी लोहरदगा जिले के पेंटलेट्स में बॉक्साइट का क्या है, समृद्ध निक्षेप है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट के बारे में हम पढ़ शॉर्ट में हमको पढ़ना है, काफी चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाएंगे। अगर आपको थ्योरी याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमको बताया जा रहा है तांबा के बारे में। ठीक है, तो बिजली का मोटर हो गया, उसके बाद जनरेटर हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब बनाने के लिए तांबा का उपयोग होता है। यानी व्यापक पैमाने पर तांबा का प्रयोग किया जाता है ये सब बनाने के लिए। ये सब अगर ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सबको अगर बनाने का जरूरत पड़ती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है, कोई पदार्थ, वो क्या होता है, तांबा होता है। ठीक है, तो विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अति आवश्यक वस्तु है। यानी विद्युत उद्योग यानी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री जो है, इसके लिए जो एक क्या है, तांबा अपरिहार्य यानी बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। इसके बिना मतलब विद्युत उद्योग संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद तांबा मिश्र धातु योग्य आघातवर्ध और तन्य धातु है। यानी आघात तांबा जो है क्या है, मिश्र धातु योग्य है। यानी तांबा में एक क्या है, मिश्रण वाला गुण होता है। आघातवर्ध कहने का मतलब ये कि इनको पीट करके, इन पर प्रेशर डाल करके, इनको दबा करके क्या किया जा सकता है, इनका मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है, इसका सतही क्षेत्रफल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तन्य का मतलब होता है खींचना, यानी ये क्या होता है, मतलब स्ट्रेच लोग होता है, इसको खींचा भी जा सकता है, इसका मतलब एक तरह से लंबा तार भी बनाया जा सकता है तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू तथा अलवर जिले में पाए जाते हैं। झारखंड का निक्षेप कहां पाया जाता है, सॉरी तांबा का निक्षेप क्या करा है कि तांबा का निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू तथा अलवर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबड़क के बारे में, जिसको मेका बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। यानी अबड़क का इस्तेमाल कहां होता है, किसमें यूज किया जाता है, मुख्यतः अगर बात की जाए तो कौन सा उद्योग में, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है अबड़क का। तो भारत में उत्पादित औद्योगिक खनिजों में अबड़क एक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, औद्योगिक खनिज में अगर बात की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत में अबड़क मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अबड़क निचले हजारीबाग, किसमें, निचले हजारीबाग के बाग पठार की 150 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड की अगर बात की जाए, अबड़क जो पाया जाता है झारखंड में, यानी झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अबड़क निचले हजारीबाग पठार की जो 150 किलोमीटर तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, 150 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर लंबी तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो है, यहाँ क्या होता है, अबड़क की प्राप्ति होती है झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करा है कि राजस्थान में लंबी अबड़क की पट्टी क्या करा है, राजस्थान में लंबी अबड़क की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। ठीक है, ये क्या है कि राजस्थान में भी कम मात्रा में नहीं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां अबड़क पाए जाते हैं क्योंकि यह खदान है। क्या है, लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर, जो कहां से कहां, जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास से विस्तृत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ऊर्जा संसाधन। क्या है, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो ऊर्जा संसाधन क्या होता है, सिंपल सी बात है, यानी ऊर्जा उत्पादक के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य होता है। यानी कोई भी चीज का ऊर्जा उत्पादन करना है तो खनिज ईंधन तो जरूरी होता है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इंजन में यानी गाड़ी के इंजन में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए खनिज संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, यानी पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऊर्जा ये क्या है, खनिज यानी पेट्रोलियम क्या है, खनिज है, यानी औद्योगिक खनिज है। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होती है। सही बात है। परमाणु ऊर्जा हो गया, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है। ये परंपरागत स्रोत जो क्या है, समाप्य संसाधन है, मतलब खत्म होने वाला, नाश होने वाला संसाधन है, जिसकी परमाणु ऊर्जा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमको बताया जा रहा है कोयला के बारे में। तो इस खनिज का उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत उत्पादन और लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। यानी कोयला का जो मेन जो काम है, यानी मेन जो 2 वर्क है, बहुत सारे वर्क होते हैं, अभी जाएंगे कहीं भी, मतलब खाना बनाने के लिए कोयला को जलाया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत किचन का काम करने के लिए क्या किया जाता है, कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कोयला जो है इस खनिज का उपयोग मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कहां होता है इसका इस्तेमाल, ताप विद्युत उत्पादन में और लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। ठीक है, तो भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार तथा गैर कोकारी श्रेणी का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंगरेनी क्या करा है कि सिंगरेनी कोलेरेज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है, जो अभी भी भूमिगत केंद्रीय कोयला खदानों में
जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैसों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए चिड़िया का इस्तेमाल करती है। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखेंगे, सिंगरेनी कोलरेज। क्या नाम है? सिंगरेनी कोलरेज, जो देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी है, यानी कोयला का उत्पादन करती है। ठीक है, जब चिड़िया को कार्बन यानी चिड़िया जब भेजी जाती है खदान में, तो चिड़िया अगर भेजी जाती है तो वहां अगर कोई जहरीली गैस रहती है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर कोई ऐसी जहरीली गैस रहती है जो मानव के लिए हानिकारक होता है, तो वो चिड़िया का एक्टिविटी जो होता है वो मतलब ये क्या होता है, वो एक तरह से वो मरने लगता है, डायरेक्ट ही बोलते हैं, यानी वो मर ही जाता है, वो वापस वहां से नहीं लौट पाता है। तो जब चिड़िया को कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त खदान में उतारा जाता है तो वह संकट का लक्षण प्रदर्शित करता है, मतलब वहां जाकर के वो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। परिंदा है जानवर, मतलब जानवर है परिंदा, वो क्या समझते होंगे कि हम कहाँ उड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो आदमी जो है खदान वाले ये पता कर लेते नहीं, वहां ये जो चिड़िया गया वहां क्या कर रहा है, वो संकट की घड़ी है, मतलब वहां अच्छी तरह से वो क्या कर, अपना पर क्या कर रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, या फिर अपना पर जो है इधर से उधर कर रहे हैं, तो उनको मतलब कोई दिक्कत होती है। तो ये चीज देख करके वो पता कर लेते हैं कि यहाँ जो है जहरीली गैस है, तो वहां आदमी नहीं जाते, मजदूर लोग नहीं जाते। ठीक है, अगर जाते भी तो पूरा तैयारी के साथ। देखिए अगला पॉइंट हमको पढ़ा है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव तथा गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से युक्त होते हैं। यानी कच्चा जो पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम में क्या होता है कि गैसीय तथा द्रव अवस्था यानी दोनों अवस्था में हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, युक्त होता है, मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो युक्त का मतलब होता है मिला हुआ, और मुक्त का मतलब होता है फ्री यानी नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो इसकी रासायनिक संरचना, घनत्व और रंग में भिन्नता होती है। यह रेलवे, मोटर वाहनों और वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है, यानी पेट्रोलियम के बिना ये सब नहीं चल सकता है। सुव्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण तथा उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद शुरू हुआ। कब? मतलब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई 1956 में। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, बाद में बम्बई हाई का भी पता चला गया था। ठीक है, पता लगाया गया था। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि असम में नाहरकटिया, डिगबोई और मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। तीन मतलब क्षेत्र है, नाहरकटिया हो गया, डिगबोई हो गया, मोरान हो गया, ये सब क्या है, तो असम में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट हमको कहा जा रहा है कि मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर अप तटीय क्षेत्र से पड़ता है, दूर पड़ता है, तो इसकी खोज जो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में किया गया था इसकी खोज, और 1976 में यहाँ उत्पादन कार्य शुरू हो गया था। यानी 1973 में पता चला कि यहाँ कच्चा तेल है, तो 1976 में क्या होने लगा, वहां मतलब मशीन वगैरह बैठा दिए गए, अब वहां से क्या होने लगा है, तेल का उत्पादन होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुजरात में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र मेहसाना, कालोल, अंकलेश्वर, कोसांबा, नवागाम और लिनेज में। ठीक है, गुजरात की बात की जाए तो। ठीक है, तो शॉर्ट में हम पढ़ लिए पेट्रोलियम के बारे में, कहाँ कितना पेट्रोलियम पाया जाता है, कहाँ कहाँ मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। असम में किया जाता है, 3 क्षेत्र है, उसके बाद अंकलेश्वर वगैरह हो गया, मुंबई हाई हो गया, ये सब क्या है, मतलब तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है कि भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, पहला जो है बाजार आधारित, दूसरा क्या है, क्षेत्र आधारित। तो बाजार आधारित जैसे कि बरौनी तेल शोधन कारखाना हो गया, ये क्या है, बाजार आधारित हो गया, और क्षेत्र आधारित जैसे कि डिगबोई तेल क्षेत्र कारखाना हो गया, ये क्या है, क्षेत्र आधारित है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाना है, पहला बाजार आधारित, क्षेत्र आधारित, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में हमको बताया जा रहा है। तो 1948 में गैल यानी GAIL गैल यानी गैल का फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। यानी गैल की 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। यानी गैस जो होती है सभी तेल क्षेत्रों में गैस के साथ ही प्राप्त, गैस को सभी तेल क्षेत्रों में क्या किया जाता है, तेल के साथ ही क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर, इस ऊर्जा का उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज जो है वो है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जो थोरियम के माध्यम से ही क्या किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूरेनियम के बारे में। तो ये जो है ये निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। ये निक्षेप यानी यूरेनियम का जो निक्षेप होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क, सिंहभूम, तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर जिलों
तथा मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, इसके बिना कोई भी मिसाइल वगैरह मतलब कोई भी परमाणु बम या फिर एटॉमिक बम जो होते हैं वो तैयार नहीं किए जा सकते यूरेनियम के बिना, क्योंकि परमाणु बम, एटॉमिक बम यानी जो भी हथियार बनते हैं वो नाभिकीय ऊर्जा के कारण बनते हैं, नाभिकीय ऊर्जा उनमें नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है थोरियम के बारे में। थोरियम जो होता है ये मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीच के बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ये क्या हो गया, थोरियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है कि विश्व के सबसे समृद्ध, क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल, पालक्काड तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा में महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी तथा इस क्षेत्र में प्रगति 1954 में ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान के रूप में पुनः नामित कर दिया गया। अगर आपको पूछा जाए कि भाभा परमाणु अनुसंधान का पुराना नाम क्या था, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, बाद में क्या किया गया, उन्हें पुनः नामित कर दिया गया, किसके रूप में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हमको बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा, ये क्या है, महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं। तो कोटा के पास रावत भाटा यानी राजस्थान में, तारापुर यानी महाराष्ट्र में, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में और काकरा ये गुजरात में। ठीक है, ये जो है ये क्या है, प्रमुख महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। कहां कौन सा है, रावत भाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और काकरापाड़ा गुजरात में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी क्या होता है, ये जो होता है ये ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त तथा ऊर्जा का असामाप्य संसाधन है यानी स्रोत है। ठीक है, यानी पवन ऊर्जा हमेशा चलते रहता है, ये समाप्य नहीं होता, मतलब ये असामाप्य है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, पवन ऊर्जा। आगे हमको बताया जा रहा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है, देखिए सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो फोटोवोल्टाइक सेलों की सहायता से, फोटोवोल्टाइक सेलों की मदद से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वो है सौर तापीय प्रौद्योगिकी और फोटोवोल्टाइक, सौर तापीय प्रौद्योगिकी और फोटोवोल्टाइक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% तथा नाभिकीय ऊर्जा की अपेक्षा 10% मतलब अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा में इतना मतलब ताकत होती है, इतना मतलब पावर होता है, जो क्या होता है कि कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक पावर होता है सौर ऊर्जा में, या फिर कोयला या फिर तेल से जो भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो 7% ज्यादा पावर होता है सौर ऊर्जा में, और नाभिकीय ऊर्जा से 10% ज्यादा मतलब पावर होता है, प्रभावी होता है सौर ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट करा है कि सौर ऊर्जा सामान्यतः हीटरों, कुकर्स, उसके बाद फुल शुष्कों जिसको क्रॉप ड्रायर बोलते हैं, में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट करा भूतापीय ऊर्जा। तो जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक उष्मा निकलती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैव एनर्जी यानी बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा। तो जैविक उत्पादों, कृषि अवशेष से प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसी को क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट कह रहा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण। तो खनिज जो है क्या है, सीमित में है, लिमिटेड में, तो इसका संरक्षण भी होना बहुत जरूरी है। तो सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण का आह्वान करती है, यानी संसाधन को संरक्षित किया जाए, उनको अच्छी तरह से रखा जाए, ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाए, ज्यादा उसका बर्बादी नहीं किया जाए, तो इसका संरक्षण अति आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, इसका चयन करना चाहिए, इसका सिलेक्शन करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा थ्योरी कवर कर लिए, कोई भी थ्योरी आपका नहीं बचा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एंड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया, कोई भी थ्योरी नहीं बचा।
अब जो अगला वीडियो आएगा इसका वो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 7 यानी बुक 2 का चैप्टर 7 भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का थ्योरी एक्सप्लेनेशन पूरा तरह से कंप्लीटली हो गया, कोई भी थ्योरी नहीं बचा, ठीक है। यानी फर्स्ट वीडियो एक ही वीडियो में हम लोग पूरा तरह से चैप्टर कंप्लीटली कर लिए, थ्योरी पढ़ लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट की जाती है, दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।